अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मोटर लर्निंग और इसकी स्टेजेस। आगे हम डिस्कस करेंगे मोटर लर्निंग की वेरिएबल्स हैं, कुछ दो है हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास प्री प्रैक्टिस आ जाती है और प्रैक्टिस आ जाती है। ठीक है, आपने जो मोटर लर्निंग थ्योरी मैंने आपको पहले पढ़ाई है, आपने अच्छे से याद करनी है। ठीक है, और इसके अलावा ये मैंने आपको टेबल भी कहा था कि बस इसको देख लेना, लेकिन याद करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमने इसमें स्टेजेस भी पढ़ी थी मोटर लर्निंग की थ्योरी की, वो आपने अच्छे से याद कर लेनी। तीन पढ़ाई थी मैंने आपको, कोग्निटिव थी, एसोसिएटिव थी और ऑटोनोमस थी ये वाली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा इनकी स्ट्रेटेजी भी याद करनी है। आगे हमारे पास आ जाती है मोटर लर्निंग की वेरिएबल्स। मोटर लर्निंग में सबसे पहले हमारे पास प्री प्रैक्टिस है। प्री प्रैक्टिस में ये होता है कि कोई भी हम प्रैक्टिस करने से पहले जो जितनी भी हमारे पास प्रिपरेशन होती है उसको कहते हैं प्री प्रैक्टिस। प्री प्रैक्टिस में फुल अटेंशन की मोटिवेशन आ जाता है इसमें। ठीक है, मोटिवेट किया जाता है, कोई भी हमने काम करना है कि आपने ये इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है तो उसको मोटिवेट किया जाता है। और उसके अलावा टेंशन की जरूरत होती है, कंसंट्रेशन की जरूरत होती है, गोल सेट किया जाता है कि हमने ये गोल को कंप्लीट करना है, और अंडरस्टैंडिंग होती है गोल टास्क की। उसके बाद हमारे पास आ जाती है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में कोई भी काम जो जिसको हमने परफॉर्म करना है, जो हमने लर्न कर लिया चीज़ या नॉलेज गेन कर लिया, अब हमने इसको परफॉर्म करना है, उस चीज़ को कहते हैं हम प्रैक्टिस। प्रैक्टिस की हमारे पास दो टाइम है, जिसमें हमारे पास मास प्रैक्टिस आ जाती है और डिस्ट्रीब्यूटेड प्रैक्टिस आ जाती है। सबसे पहले हमारे पास मास प्रैक्टिस है। मास प्रैक्टिस में हमारे पास क्या होता है कि अगर हमारा जो टास्क का टाइम है प्रैक्टिस का, ठीक है, जो प्रैक्टिस हम करें किसी भी टास्क की, अगर वो इंक्रीज कर जाए हमारे पास रेस्ट टाइम्स, उसको क्या कहते हैं, मास प्रैक्टिस। कहता है ये एक सीक्वेंस होता है प्रैक्टिस का एंड रेस्ट टाइम का, जिसमें इन विच प्रैक्टिस टाइम ग्रेटली एक्सीड और इंक्रीज द टाइम ऑफ द टास्क। ये जो टाइम ऑफ टास्क है ना, जहाँ पे रेस्ट टाइम है, ठीक है, आपने इसको रेस्ट ऑफ टाइम ही कंसिडर करना है। मतलब कि जो आपका प्रैक्टिस का टाइम था, आपको जो प्रैक्टिस का टाइम मिला था आपका, वो इंक्रीज हो गया है रेस्ट टाइम से, तो कहते हैं मास प्रैक्टिस। ठीक, उसके बाद हमारे पास आ जाती है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रैक्टिस। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रैक्टिस में हमारे पास ये होता है कि अगर हमारे पास जो रेस्ट का टाइम इंक्रीज कर जाए प्रैक्टिस टाइम से, तो उसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड प्रैक्टिस। ऊपर तक ये प्रैक्टिस का टाइम इंक्रीज करे और यहाँ पे रेस्ट का टाइम इंक्रीज करे। कंसिस्ट ऑफ द स्पेस प्रैक्टिस इंटरवल इन विच द अमाउंट ऑफ द रेस्ट और द टाइम ऑफ द टास्क बिटवीन प्रैक्टिस टाइम इज इक्वल टू या ग्रेटर देन द अमाउंट ऑफ द टाइम विद इन ईच प्रैक्टिस ट्रायल। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फीडबैक। फीडबैक हमारे पास इसकी दो, यहाँ से आपने कुछ भी नहीं याद करना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फीडबैक। फीडबैक की हमारे पास दो टाइप आ जाती है, इंट्राइजिंग फीडबैक होता है और एक्सटेंजिंग फीडबैक होता है। इंट्राइजिंग फीडबैक जो हमारे पास इनहेरिटेंट फीडबैक होता है, और एक्सटेंसिंग जो हमारे पास ऑगमेंटेड फीडबैक या इनहांस फीडबैक होता है। इंट्राइजिंग फीडबैक हमारे पास कोई भी सेंसरी परसेप्शन इन्फॉर्मेशन दी जाती है, जो कि कोई भी तब राइज होती है जब कोई भी मूवमेंट होती है। मूवमेंट या तो हमारे पास विजुअल में हो सकती है या स्मेटोसेंसरी इन्फॉर्मेशन में हो सकती है, तो कहते हैं इंट्राइजिंग, जो कि इंटरनली फीडबैक होते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक्सटेंजिंग, जो हमारे पास कोई भी लर्नर है उसको प्रोवाइड किया जाता है आउटसाइड सोर्सेज को कहते हैं एक्सटेंजिंग फीडबैक। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं, यहाँ से भी नहीं आपने कुछ करना, ठीक है। अम, आपने यहाँ से ये टेबल करना है जिसमें प्रैक्टिस वेरिएबल की कुछ टाइप है और फीडबैक वेरिएबल की कुछ टाइप है। प्रैक्टिस वेरिएबल हमारे पास सबसे पहले हमारे पास मास प्रैक्टिस आ जाता है, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रैक्टिस है, वेरिएबिलिटी ऑफ द प्रैक्टिस है, होल टास्क है, पार्ट टास्क है, रैंडम है, ब्लॉक्ड है, ठीक है, गाइडेंस है, डिस्कवरी है और मेंटल है। सबसे पहले मास प्रैक्टिस, जो कि होल प्रैक्टिस टाइम जो मोर देन होता है, जो पीछे इस तरह पड़ा है वही आपने डेफिनेशन याद कर लेनी है, जिसमें हमारे पास जो प्रैक्टिस का टाइम होता है वो इंक्रीज कर जाता है रेस्ट टाइम से, ठीक है, और जो डिस्ट्रीब्यूटेड है जिसमें रेस्ट टाइम इंक्रीज करता है, और वेरिएबल जो हमारे पास वेरी वैरायटी ऑफ कंडीशन अंडर कंडीशन परफॉर्म किया जाता है। होल टास्क जिसमें एक ही टास्क को एट अ टाइम परफॉर्म किया जाता है उसको कहते हैं होल टास्क। पार्ट है जिसमें एक टास्क को उसके कंपोनेंट में डिवाइड करके फिर परफॉर्म किया जाता है। और रैंडम प्रैक्टिस वो होती है जो कि रैंडमली हम परफॉर्म करते हैं, ठीक है, इरेगुलरली होती है। और ब्लॉक प्रैक्टिस जो एक ही टास्क को एट अ टाइम परफॉर्म किया जाता है, ना कि अगला टास्क स्टार्ट किया जाए, पहला एक टास्क कंप्लीट किया जाएगा, बाद में दूसरा टास्क कंप्लीट किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद गाइडेंस, जिसमें हम गाइडेंस दी जाती है फिर उस प्रैक्टिस की जाती है, जिसमें फिजिकल और वर्बल जो गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद डिस्कवरी प्रैक्टिस में हमारे पास जो होता है उसमें इंकरेज किया जाता है कि कोई भी आपको प्रॉब्लम, कोई भी किसी भी प्रॉब्लम को आपने उसका जो सोल्यूशन है वो आपने निकालना है, ठीक है। कोई भी जो प्रॉब्लम है या अगर आपको चैलेंजेस आ रहे हैं या आपको कोई भी ऐसी चीज़ है जिसमें आपको ज़्यादा डिस्कवर करके या रिसर्च करके आपको सोल्यूशन मिल रहा है, उसको कहते हैं कि हमने डिस्कवरी प्रैक्टिस होती है।
उसके बाद हमारे पास मेंटल प्रैक्टिस है। मेंटल प्रैक्टिस में कोग्निटिव रिहर्सल्स होता है कि मैं कोग्निटिव एबिलिटी को यूज़ करके फिर ही हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं। इसमें कोई भी बॉडी मूवमेंट नहीं होती। ये हमारे पास है प्रैक्टिस वेरिएबल। फीडबैक वेरिएबल हमारे पास इंट्रेंसिक है और एक्सट्रिंसिक। इंट्रेंसिक जैसे आपने पीछे पढ़ा कि ये इनहेरिटेड होता है, एक्सट्रिंसिक जो हमारे पास आउटसाइड सोर्स से प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद नॉलेज ऑफ द रिजल्ट फीडबैक है, जिसमें नॉलेज की बेस पे हमारे पास जो होता है फीडबैक प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है। उसके बाद नॉलेज ऑफ परफॉर्मेंस, जिसमें परफॉर्मेंस की बेस में प्रोवाइड किया जाता है फीडबैक। कंटिन्यूस फीडबैक जो कंटिन्यूसली होता है, ठीक है, ऑनगोइंग होता है। और इंटरमीडिएट जो हमारे पास रैंडमली होता है, इरेगुलरली होता है, कंटिन्यूस नहीं होता। कंकरेंट फीडबैक जो हमारे पास होता है, जो कि हमारे पास परफॉर्मेंस के दौरान ही, अगर हम उसी टाइम परफॉर्मेंस हो रही है तो साथ साथ ही फीडबैक दे रहे होते हैं, इसको कहते हैं कंटिन्यूस। जो पोस्ट रिस्पॉन्स होता है, जिसमें हमारे पास जब एक कंप्लीटेशन कर लिया अपनी परफॉर्मेंस की, फिर आप देते हैं फीडबैक बाद में, उसको कहते हैं हम पोस्ट रिस्पॉन्स। सबसे पहले इंट्रेंसिंग है, एक्सटेंसिंग है, नॉलेज ऑफ द रिजल्ट है, नॉलेज ऑफ द परफॉर्मेंस है, कंटिन्यूस फीडबैक है, इंटरमीडिएट फीडबैक और कंकरेंट फीडबैक है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कुछ कॉमन प्रिंसिपल है लर्निंग के, कैसे होती है लर्निंग। सबसे पहले हमारे पास ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, रीड आउट करने हैं बस। सबसे पहले हमारे पास हाउ डज लर्निंग, अगर लर्निंग कैसे अगर होती है कि सबसे पहले इसमें बताता है कि कोई भी जो इंडिविजुअल है उसकी जब इंटरेक्शन होती है इन्वायरमेंट के साथ, कोई भी एक्सपीरियंस के साथ या न्यू इन्फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेट होती है, तब उसकी लर्निंग स्टार्ट होती है। इसमें जो लर्निंग होती है उसकी कोग्निटिव लर्निंग भी होती है, सोशल लर्निंग होती है, और इसके अलावा उसकी स्टडी, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, ये सारी उसमें लर्निंग होती है उसकी। उसके बाद हमारे पास जाती है विच काइंड ऑफ एक्सपीरियंस फैसिलिटी और हिंडर द लर्निंग प्रोसेस, कौन से जो ऐसे फैक्टर हैं या काइंड्स हैं जो हमारे लर्निंग को ज़्यादा इंक्रीज करते हैं, या वो फैक्टर जो उसको डिक्रीज करते हैं या हिंडर करते हैं। सबसे पहले जो इंक्रीज करते हैं नॉलेज है, कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर हमें मिल गई है या नॉलेज हमारे पास जितना भी इंक्रीज होगा, उतनी हमारे पास जो लर्निंग एबिलिटी उतनी ज़्यादा इंक्रीज होगी। उसके बाद कॉम्पिटेंट, अगर एक बंदा कॉम्पिटेंट है तो उसकी लर्निंग एबिलिटी भी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। उसके बाद हमारे पास वो चीज़ें जो डिक्रीज करती हैं, उसमें हमारे पास लैक ऑफ द क्लैरिटी आ जाती है, आपके पास आइडियाज़ नहीं है, ठीक है, मीनिंग नहीं, मीनिंगफुलनेस नहीं है। और इसके बाद हमारे पास फियर है, निगलेक्ट है, हार्श पनिशमेंट, ये नेगेटिव इनफेक्टिव रोल मॉडल, ये सारे लर्निंग को डिक्रीज करते हैं। और वो कौन से फैक्टर हैं या क्या चीज़ें हैं जो हेल्प करती हैं कि आपकी जो लर्निंग है वो परमानेंट हो गई है। इस मेरे पास रिकॉग्नाइजिंग, अगर कोई भी चीज़ हमने सबसे पहले देख ली है, उसके बाद हम हमारे सामने वो सामने रिप्रेजेंट की जाए कि आप इसको ये देखो कि वही चीज़ है, तो हम इसको रिकॉग्नाइज कर लें कि हाँ हमने जो पहले चीज़ देखी था वही है। तो वो रिकॉग्नाइजेशन से हमें पता चल जाता है कि हमारे पास जो लर्निंग है वो परमानेंट होगी। उसके बाद प्रैक्टिस, जब चीज़ हमने एक बार लर्न कर ली, उसके बाद प्रैक्टिस करें हम, वो हम काम आ जाए, तो इसका मतलब कि हमारे पास वो भी लर्निंग हो गई है, इसको हो गई है परमानेंट। उसके बाद रेनफोर्समेंट में भी अगर बार बार रेनफोर्स किया जाएगा उस काम के लिए, तो वो भी लर्निंग परमानेंट हो जाती है। ये हमारे पास जो था चैप्टर एंड हो गया। आपने इस चैप्टर को अच्छे से याद करना है, ठीक है। इसमें लर्निंग पोज एंड थ्योरीज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यूएचएस के पेपर के लिहाज से आपने इनको अच्छे से याद करना है। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।